वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 1 दिसंबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्टेट गवर्नमेंट के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम फिल करते हैं, उसमें पीटी फैक्ट के रूप में कौन कौन से प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो भी प्रश्न किए जाते हैं पीटी और मेंस ओरिएंट, आपको उनको कमेंट सेक्शन में शेयर करना है ताकि आपका इम्प्रूवमेंट लगातार होता रहे। युक्ति आईएएस का ऐप भी आप लोग डाउनलोड कीजिए और युक्ति आईएएस के ऐप डाउनलोड करने से आप लोगों को बहुत सा फायदा होगा, जिसमें टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल होगा बहुत लो प्राइस में। साथ ही साथ की नोट्स जो है दैनिक जागरण का वो प्राप्त होगा, ऐप पर ही अवेलेबल होता है। और एक ग्रुप बनाया गया है, जितने भी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं युक्ति आईएएस का, यह ग्रुप बनाया जाए जिसमें आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं और साथ ही साथ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो केवल युक्ति आईएएस के ऐप पर ही अवेलेबल होगा आपको दिया जाएगा। तो सभी लोग ऐप के नोटिफिकेशन को देखते रहेंगे, वहाँ पर बहुत से महत्वपूर्ण डाटा लिंक को शेयर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, उसी में आप लोगों को और भी आने वाले दिनों में फ्यूचर आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा जो एग्जाम ओरिएंट होगा। चलिए चलिए हम लोग बात करते हैं आज के दैनिक जागरण न्यूज पर। इस वर्ष का लास्ट जो मंथ है वो प्रारंभ हो चुका है। अपनी जो सूचनाएं हैं 1 साल तक संग्रह किए हैं, तो सभी लोग आप लोग सूचनाओं को एकत्र करना प्रारंभ कर दीजिए। और लास्ट का जो वीक होता है ना इस माह का, सभी सरकारी डाटाओं को जारी किया जाता है समीक्षा रिपोर्ट। ध्यान रखिए, सभी मंत्रालय के द्वारा केंद्र सरकार के मंत्रालय का समीक्षा रिपोर्ट जारी होता है, तो उसके बाद बजट में आप लोगों को शामिल कर दिया जाएगा। तो दिसंबर का जो लास्ट वीक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब लगातार आप लोगों के लिए जो एग्जाम है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस ओरिएंट आप लोग को कवर होगा, तो आप लोग एक्टिव मोड में इस मंथ में काम करेंगे। इस माह के जो जो भी इस माह में न्यूज आएगा या तो जो भी समीक्षा रिपोर्ट आएगा, सभी पर विस्तृत रूप से एग्जाम ओरिएंट न्यूज को कवर करना है। तो चलिए इसी में हम लोग बात करेंगे आगे। देखिए, घोटाले के लिए आप नेताओं ने बनाई थी आबकारी नीति, नई आबकारी नीति, ईडी का कहना है। और ईडी ने अपने जो दाखिल किया है, जो इन रिपोर्ट दाखिल किया है विशेष अदालत में, अपने जो विशेष अदालत होती है दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले में जांच करे। ईडी ने विशेष अदालत में दावा किया कि अवैध तरीके से जुटाने के लिए आप नेताओं ने नीति बनाई है, इसमें कई नेता दिल्ली सरकार में शामिल है। तो कहने का अर्थ है कि जो यह प्रपोजल रिपोर्ट जारी किया गया है, ध्यान रखिएगा, उसमें कुछ किन्हीं किन्हीं का नाम आ रहा है। रिमांड एप्लीकेशन जो जारी किया गया है दाखिल, उसमें बहुत से लोगों का नाम जुड़ा हुआ है। इसमें और भी रिपोर्ट आएगा, बहुत सी चीज़ें स्पष्ट होंगी, तो लगातार इस पर न्यूज़ बनाए रखना है। और इस पर मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूं, पहले के न्यूज़ में आप लोग को प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में ईडी की चर्चा हो चुकी है, और भी जो संस्थाएं हैं जो घोटालों पर जांच करती है, भ्रष्टाचार पर जांच करती, सभी की चर्चा हो चुकी है। तो आप लोग जाके देख सकते हैं। नई आबकारी नीति पे भी चर्चा हो चुकी है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, चीज़ें कवर कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें जब क्लास ना हो ना, ध्यान रखिएगा, जब जिस दिन क्लास नहीं होगा, जैसे दैनिक जागरण कल नहीं हुआ था, तो जब भी आप लोग प्रीवियस ईयर वीडियो को जरूर देख लीजिए, ताकि आप लोग ना अपडेट होते रहें और चीज़ जो छूट गया है उसे कवर करते रहें। इसमें देखिए कुछ डाटा को बताया गया है इनके द्वारा कि कितने मोबाइल को बदला गया है। देखिए, जो मनीष सिसोदिया जी हैं, उनका 4 मोबाइल नंबरों का उपयोग करते हैं, उनमें 14 मोबाइल बदले गए हैं। और अमित अरोड़ा जो 11वां मोबाइल बदला था। और ईडी के अनुसार इन सभी ने 170 मोबाइल फ़ोन बदले हैं, जिनमें से 17 को रिकवर किया गया। ध्यान रखिएगा, अगर 117 मोबाइल का अदला बदली किया गया तो जरूर कुछ दाल में काला है, ये तो पहले ही स्पष्ट हो जाता है प्रथम दृष्टया ही। नहीं तो कोई व्यक्ति अगर पाक साफ होगा तो क्यों मोबाइल का अपना जो जो भी चीज़ें हेरा फेरी करना है क्यों करेगा।
तो सबसे पहले तो ये सवालिया निशान इसी में संदर्भ संदिग्ध हो जाता है। तो ये सब मामले अभी उभर कर सामने है, क्या सच है क्या नहीं है। अंतिम जब तक रिपोर्ट नहीं आए तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जैसे जैसे न्यूज अपडेट होता चलेगा उसको चीज़ों को हम लोग समझते चलेंगे। तो ईडी को अभी समझना है, नई आबकारी नीति को अभी तक समझना है, समझ गए। उसके बाद आगे जो भी चीज़ें होंगी हम लोग उस पर बात करेंगे। इसी तरीके से देखिए आप लोगों को, चीन में अमेरिकी धमकी के साथ रिश्तों को न करे हस्तक्षेप, चीन का यह धमकी अमेरिका को दिया गया है। इसी में देखिए कुछ चीज़ें हैं आप लोग को स्पष्ट कर लेना है। पहले तो भारत चीन नीति जो है मैंने आप लोग को कवर कर चुका हूँ, इसके सभी एस्पेक्ट को मैंने। चीन नीति क्या है, चीन के भारत चीन जो विवाद हुआ था 62 के, उसके बाद कौन कौन से नए आयाम उभरे हैं, वर्तमान में सांस्कृतिक और आर्थिक के साथ साथ जो बढ़ोतरी के साथ साथ जो सीमा पर जो विवाद उत्पन्न हुआ उसके क्या एस्पेक्ट है, सभी पर मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। तो आप लोग पहले के वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पर अपडेट हुआ है, देखिए एक रिपोर्ट जारी किया गया अमेरिका रक्षा मंत्रालय के द्वारा पेंटागन में। तो पेंटागन की तरफ से चीन के सैन्य और सुरक्षा गतिविधियों जारी रिपोर्ट किया गया, जिसमें ये बात बोला गया है क्या, जो भारत चीन रिश्तों में कोई दखल अंदाजी नहीं करे चीन, पहले तो ये बोलता है। उसमें वर्ष 2020 में जो गलवान की घाटी हुई थी ना, गलवान घाटी में जो सैनिक घुसपैठ और भारतीय सेना के साथ भिड़ंत जो हुई थी, भारत अमेरिकी रिश्तों को ध्यान में रखते हुए की गई थी, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। रक्षा जो अमेरिका की रक्षा रिपोर्ट, इनका कहना है कि भारत और अमेरिका जब पास आ रहे हैं, हिंद महासागर का क्षेत्र हो, उसमें क्वाड नीति हो या और भी बहुत से संदर्भित जो नीति अपनाई जा रही है, जिस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं आप लोगों को, उसी के संदर्भ में रिश्तों को कमजोर करने के लिए, भारत अमेरिका के रिश्ते को कमजोर करने के लिए थर्ड फ्रंट खोला गया चीन के द्वारा और गलवान में ये चीजें की गई, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। कितनी हकीकत है उसकी बात में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट में कहा गया कि हिंद महासागर के लिए को प्रशांत और जो हिंद क्षेत्र है कि चीन सैन्य गतिविधियों के बारे में आपको विस्तार से चर्चा की गई है। कई तरह के भारत के हितों को प्रभावित करने की बात की गई है और चीन नहीं चाहता है कि भारत अमेरिका के रिश्ते प्रगाढ़ हो या मजबूत हो। इसे रोकने के लिए भारत के साथ अपनी सीमा में तनाव बढ़ाने की स्थिति को कायम करता है या साजिश रचता है, परोक्ष तौर पर यह कहा गया है। और मैं आप लोग को उस दिन भी बताया था जब मैं भारत और चीन की नीति के बारे में चर्चा कर रहा था, उसके संदर्भ में भी बातें स्पष्ट की थी। और पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा है पर चीन के सैनिक घुसपैठ को लेकर काफी विस्तार किया गया है या बताया गया, इसके संदर्भ में चर्चा की गई है इस रिपोर्ट में, पेंटागन रिपोर्ट में। तो याद रखना है, पेंटागन आप लोग को रिपोर्ट को अपने माइंड में रिकवर करना है। हालांकि इस रिपोर्ट को पूछेगा नहीं, कहीं भी नहीं पूछेगा, ठीक ना, किसी भी मेंस में या तो एग्जाम में आपको इंटरव्यू में नहीं पूछेगा। ध्यान रखिएगा, इसके बाय प्रोडक्ट के रूप में आप इसे यूज कर सकते हैं। किसमें, जब भारत और चीन के रिश्ते के संदर्भ में पूछे प्रश्न तो आलोचना के तौर पर हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। दूसरा, जब भारत और अमेरिका के रिश्तों को जब स्पष्ट करेंगे, उसमें तृतीय पक्ष की भूमिका क्या हो सकती है, क्या होती है, उसके संदर्भ में पेंटागन रिपोर्ट को हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसको डायरेक्टली प्रयोग ना करके इनडायरेक्टली प्रयोग किया जा सकता है। और यह सब रिपोर्ट जो है ना ऑथेंटिक रिपोर्ट के रूप तौर पर माने, क्योंकि ब्रिटिश जो अमेरिकी सरकार उसके रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया गया रिपोर्ट है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहले एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। एक आंसर यहाँ क्वेश्चन में कि वास्तविक नियंत्रण रेखा कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, इसमें कौन लद्दाख के कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं, आप उनका इसमें जो भी सॉरी तबीयत ठीक नहीं था इसलिए कल क्लास ऑफ था। इसमें देखिए ध्यान रखिए, इसी तरह आप लोगों को इसमें जो नियंत्रण रेखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा में कौन प्रमुख उच्च बिंदु, हिमालय के उच्च बिंदु पॉइंट आपको स्पष्ट होता है। पॉइंट है ना, बहुत से पॉइंट, सियाचिन ग्लेशियर, इस प्रकार के जो है आप लोग उसका नाम बता सकते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से बताना, दो क्वेश्चन आप लोग को मिल गया पीटी का। ईडी की स्थापना से संबंधित, ईडी की स्थापना कब की गई है, यह ईडी किस रूप से काम करता है और ईडी के वर्तमान में किनका नेतृत्व है, किनके नेतृत्व में ईडी सभी कार्य गतिविधि कर रहा है, इसके प्रमुख कौन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए जीएस पेपर 2
1 और 2 में आपको कवर करेगा। सरकारी पहल और नीतियां जो होता है हिंदी भाषी से संबंधित, हिंदी भाषा से संबंधित, तो उसमें देखिए लगातार आपको इधर हालिया घटनाक्रम देखने को मिला और आप लोग इसे स्टार में रखिएगा। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछ सकता है। यह यूपीएससी जीएस पेपर 1 और 2 में कवर करेगा। आप लोग जितने भी स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट हैं अपने जीएस के टॉपिक से कवर कराएंगे, और कैसे टॉपिक कराना है आप लोग को मैं बताया भी हूँ, आप लोग को कवर कर लेना। नहीं तो आपको कल एक ग्रुप में की नोट्स कैसे बनाया जाता वो लिंक शेयर किया गया है दैनिक जागरण से संबंधित, आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो चलिए यहाँ पर देखिए, बात है लगातार बात हो रही है राष्ट्रीय जो राज्यों में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी, चिकित्सा और कानून से संबंधित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमें देश में प्रतिभा का 100% इस्तेमाल करना, 100% इस्तेमाल की बात की जा रही है। और इसमें क्या बात की जा रही है, हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं को उत्थान की बात लगातार करी है। वो एमपी में आपको चिकित्सा क्षेत्र में हिंदी पाठ्यक्रम को लागू करना हो या अन्य क्षेत्रों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए दिवसों का आयोजन कराना या इससे संबंधित गतिविधियों को आयाम देना। नई शिक्षा नीति में हिंदी को स्पेशल स्पेशल तरीके से पेश करना, उसमें शिक्षाओं में विशेष बढ़ावा देना, सभी मामले क्या स्पष्ट करते सरकार की है ना, हिंदी के संदर्भ में, हिंदी भाषा के विकास में या क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में उसकी प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है। तो इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, इसी में हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी चीजें देखिए, बहुत सी चीजें पहले की बात की गई है कि हम लोग कैसे काम कर सकते हैं उस शिक्षा में, देश में प्रतिभा को बढ़ाना है तो हम सिर्फ हिंदी अंग्रेजी पर ही शिक्षा उपलब्ध करा के देश की प्रतिभा केवल 5% उपयोग करते हैं। और ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि हमारा देश जो है वो गांव में बसता है और गांव के लोग किस रूप के हैं, गांव के लोग अभी भी अंग्रेजी से दूर रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर लोगों से जुड़ना है, सरकारी योजनाओं को लेकर जाना है धरातलीय स्तर पर, या तो जो भी योजना परियोजना है सरकार की नीति को अगर धरातलीय स्तर पर लाना है तो उनकी भाषा में लोगों को समझाना होगा। अब ऐसा नहीं कि एक अंग्रेजी बाबू अफसर आएंगे और जो गांव के लोगों के लिए योजना लाते हैं, योजना तो लागू लागू कर दिया जाए, योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है, योजना के लिए समीक्षा भी की जा रही है, पर गांव से जो जुड़ा व्यक्ति है उस योजनाओं का 100% उपयोग नहीं कर पा रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि सरकार किस संदर्भ में योजना को ला रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं बहुत से योजनाओं में हिंदी स्लोगन का बढ़ावा देना। आप देखे होंगे हिंदी स्लोगन का बढ़ावा देना, इसका मुख्य कारण यही है कि लोग इसको समझ सके कि सरकार किस रूप से काम कर सकती है। पर प्रचार इसका कैसे होता था, पहले इंग्लिश में प्रचार होता है, इंग्लिश मीडियम में आपको प्रचार देखने को मिलता है, देखते होंगे ना। पर पीआईबी का हिंदी वर्जन आया है, पीआईबी का हिंदी वर्जन जब से आया है लोग हिंदी में मटेरियल को अवेलेबल कराते हैं। यहाँ तक समझ लीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो इंग्लिश में जितने रिसोर्स हैं बेहतर, उतना हिंदी में रिसोर्स बेहतर नहीं है अभी भी। तो समझ सकते हैं जब समस्या यहाँ तक इस हद तक है तो धरातल स्तर पर समस्या कितना गहरा होगा। तो समझने वाली बात है कि अभी भी ऑथेंटिक जो रिसोर्सेज है वो इंग्लिश में ही अवेलेबल है, वो किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो हमें सरकार को भी चाहिए कि इस प्रकार की योजनाओं को हम बल दे ताकि लोग समझ सके और चीजों को आगे बढ़ा सके। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। चलिए हम लोग बात करेंगे इसी में, हम लोग इससे संबंधित जो चीजें हैं की नोट्स है हम लोग उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे क्या है, आप लोग को हमें समझने की जरूरत है। तो चलिए इसमें हम लोग को क्या समझना है, समझना यह है कि इसमें संबंधित क्या सरकार ने कुछ कुछ गतिविधि की है। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में विश्व या दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी, उर्दू, छठी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बंगाली, 13वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा पंजाबी और 17वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा तमिल का क्षेत्र है भारतीय उपमहाद्वीप। ध्यान रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को कौन कौन शामिल किए करते हैं हम लोग, ये श्रीलंका शामिल होता है, बांग्लादेश शामिल होता है, पाकिस्तान शामिल होता है भारतीय उपमहाद्वीप में। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है,
दुनिया की या विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली हिंदी उर्दू क्षेत्र है। छठी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बंगाली के रूप में जानी जाती है, क्योंकि भारत में बांग्लादेश बंगाल के क्षेत्र और बांग्लादेश भी इसमें शामिल होते हैं। 13वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा पंजाबी है, क्योंकि पंजाब जो हमारा भारत का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाबी दोनों क्षेत्रों में बोला जाता है। और 17वीं सबसे अधिक भाषा तमिल है, जो तमिल क्षेत्रों और श्रीलंका में भी कुछ क्षेत्रों में तमिल बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप कितनी विश्व विरासत में आपको भाषाई समृद्धता को लेकर चलता है। जहां पर तीसरी सबसे बड़ी भाषा बोली जाती है, छठी सबसे बड़ी भाषा यहाँ पर उपलब्ध है, 13वीं है और 17वीं है। तो इनको याद रखना आप लोगों को। भारत में 19,500 से अधिक भाषाएं और बोलियों का घर है या क्षेत्र है, यह आप मान के चलिए। लगभग 19,500 से अधिक क्षेत्रीय बोलियां यहाँ पर भाषाओं के संदर्भ में देखने को मिलता है। अब हम भारत में बात करेंगे हिंदी के संदर्भ में संवैधानिक स्थिति उसकी क्या है। और हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति की बात की जाए तो राजभाषा के रूप में संविधान के भाग 5, भाग 6 और के भाग 17 तीन जगह इसकी चर्चा की गई। हिंदी से संदर्भित राजभाषा से संबंधित राजभाषा, राज्य भाषा नहीं, ध्यान रखिएगा, राजभाषा यह है। राज्य भाषा भारत का कोई राज्य भाषा नहीं है जिसका ऑथेंटिक एक भाषा हो। जैसे जर्मनी में जर्मन भाषा एक उसकी राज्य भाषा, इटली में इटालियन जैसे है, फ्रांस में फ्रांसीसी है, वैसे भारत की कोई राज्य भाषा नहीं या राज्य की भाषा दी गई है जो हर स्टेट में अपने अपने क्षेत्रीय स्तर पर है। राजभाषा शीर्षक के अंतर्गत 4 अध्याय को शामिल किया गया है। इसमें संघ शासन, प्रादेशिक शासन, उच्चतम और उच्च न्यायालय के इस्तेमाल की जाने वाली भाषाओं के संबंध में विशेष निर्देश दिए गए हैं। क्या क्या निर्देश उस पर हम लोग बात करेंगे। भाग 5 के अनुच्छेद 120 में स्पष्ट किया गया है कि संसदीय कामकाज की भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगी, और यह कुछ वर्षों के लिए लाया गया था। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी भाषा को हमें सरकारी भाषा या संसदीय कार्य की भाषा के लिए कुछ वर्षों के लिए लाया गया था, परंतु जो उत्तर भारत और बनाम दक्षिण भारत भाषाई विवाद है, जिसके कारण यह लगातार है ना वर्ष बढ़ता गया। ध्यान रखिएगा कि दक्षिण के भारत के लोग ये बोलते हैं कि नहीं, हम हिंदी भाषा को नहीं मानेंगे, और इसी के संदर्भ में चीज़ें निरंतर बढ़ती गई और हम एक न्यूट्रल वे में चीज़ों को लेकर चल रहे हैं कि चलिए हम इंग्लिश को भी मानेंगे और हिंदी को भी मानेंगे, तो सरकारी कामकाज की भाषा। और जब शुरुआत में जब भारत को सेशन ऑफ पावर दिया गया था, पावर जब कन्वर्ट हुआ था, उस समय अधिक से अधिक लोग क्या थे, पूर्ववर्ती ब्रिटिश सरकार के नौकर थे, ब्रिटिश सरकार के यहाँ अधीन काम करते थे, तो अंग्रेजी भाषा से जुड़े हुए थे, जानते थे बेहतर तरीके से। इसलिए उन प्रशासनिक अधिकारियों को भारतीय भूभाग में उपयोग करने के लिए यथा स्थिति को बनाए रखने के लिए क्या करना था, उनकी भाषाओं को ही लेकर हम आगे बढ़ते। इसलिए 15 वर्ष का एक टारगेट दिया गया था कि जब हम राष्ट्रीय नीतियों को बल देंगे, भारतीय भाषाओं को बल देंगे, तो क्या होगा, उससे अंग्रेजी धीरे धीरे जो सरकारी भाषा में कम हो जाएगी। पर इसका उलट स्थिति देखने को मिला। क्या देखने को मिला, अंग्रेजी लगातार प्रबुद्ध होती गई, और वर्तमान में क्या स्थिति है, अंग्रेजी अगर आप बेहतर बोल पाते हैं तो आप एक प्रबुद्ध व्यक्ति माने जाएंगे, बुद्धिमान व्यक्ति जाने जाएंगे। क्यों ना हिंदी में आप कितने ही बेहतर वक्ता रहे हो, क्यों ना बेहतर समझ विकसित करते हो, इसका कोई मायने नहीं रखता। इसका सबसे बड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड इसका उदाहरण है। साथ ही साथ यूपीएससी जैसी संस्थाओं में आप लगातार देख रहे होंगे इसके विवाद देखने को मिला होगा। ये चीज समझने की जरूरत है, ठीक ना। और इसके पक्ष विपक्ष में तो चर्चा हम भर दिन बैठ के कर सकते हैं, सारे दिन को बैठ के कर सकते हैं, पर इसका अंत नहीं मिलेगा। पर न्यूट्रल रूप से ये आप लोगों को जानना है कि सरकारी भाषाओं में इसके हिंदी और अंग्रेजी। और देखिए, ध्यान रखिए, कभी भी आप एक तरफा निर्णय नहीं लेंगे, कभी भी किसी विषय पर एक तरफा निर्णय नहीं लेंगे। उसके पक्ष को देखेंगे, विपक्ष को सुनेंगे, और उसके बाद एक न्यूट्रल व्यू लेकर आएंगे आप लोग। क्योंकि आप लोग एस्पिरेंट है, डायरेक्ट आप ऐसे नहीं बोल सकते नहीं सरकार गलत नीति अपना रही हिंदी भाषा में। उसके अपने मुद्दे हैं, राज्यों के अपने मुद्दे हैं, और राज्य अपने मुद्दों को भारत संघ के मुद्दों के साथ जोड़कर चलना ही हमारे संविधान का मूल मंत्र है। ध्यान रखिएगा, एक न्यूट्रल वे में चीजों को कवर करना है। चलिए, इसी के साथ साथ अधिक किन्हीं सदस्यों को इन्हें बोलने में दिक्कत होती है, संसद में बात की गई है कि दिक्कत होती है, तो अध्यक्ष की अनुमति लेकर अपनी भाषा में, अर्थात अपनी मातृभाषा में, जैसे वो
कोई भोजपुरी में बोल सकता है, कोई मगधी में बोल सकता है, कोई तमिल में बोल सकता है, तेलुगु में बोल सकता है, या इसी प्रकार बहुत से असमिया हुआ, असम भाषा हुआ, मणिपुरी भाषा हुआ, तो कोई भी क्षेत्रीय भाषा में अपने संसद में अपनी बात को रख सकता है। तो ध्यान यहाँ रखना है क्या कि पहले अध्यक्ष की अनुमति लेगा। तो पीटी फैक्ट आपको यहाँ से प्रश्न यूपीएससी में पूछा जा चुका है, स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो आप लोग को देखिए कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और आप लोग कंफ्यूज रहते हैं प्रश्न आता कहाँ से। प्रश्न ऐसे ही टॉपिक से उसके डीप पॉइंट से निकाल लिया जाता है और आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब ध्यान रखिएगा भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 210 के तहत राज्य विधानमंडल के लिए भी ऐसे ही प्रावधान है। तो भाग 5 120 के लिए संसद के लिए प्रावधान किया गया जो मैं चर्चा किया हूं, और यहाँ पर भाग 6 में आपको अनुच्छेद 200 आपको 10 में ऐसी चर्चा किया गया है। सेम चर्चा है जैसे संसद में और विधानमंडल में भाषाओं के संदर्भ में। हिंदी से संबंधित विशेष दिवस को याद रखना है। 2 दिवस है, जो एक भारत के संदर्भ में, एक विश्व के संदर्भ में, और यहाँ से लगातार प्रश्न आपको पीटी में पूछा जाता है। जैसे हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है ध्यान रखिएगा, यह इसलिए मनाया जाता है कि संविधान सभा के ने वर्ष 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में इसी दिन मान्यता दिया था। तो 14 सितंबर को इसलिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने का एक परंपरा प्रारंभ की गई। और इसके उद्देश्य बहुत व्यापक होते हैं, जिसमें हिंदी जो भाषा को महत्ता प्रदान करना, सरकार और भी चीजें, इसके गतिविधियों, इसकी मातृभाषा के संदर्भ में जो चीजें हैं, इसके संदर्भ में गतिविधि को बढ़ावा देना है। पर इसका मूल उद्देश्य क्या था 14 सितंबर मनाने का? क्योंकि संविधान दिवस ने वर्ष 1949 में इसी दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दिया था या स्वीकार दिया था, इसी के संदर्भ में। अब अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आप लोग को याद रखना है। क्या अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को प्रति वर्ष 21 फरवरी को मातृभाषा आधारित बहुभाषीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन करता है। तो यूनेस्को करता है। तो क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग बताइए, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? भारत में यूनेस्को का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? यूनेस्को का संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? और भारत में यूनेस्को के कितने स्थल को शामिल किया जा चुका है? ये 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, वर्ष 2022 की थीम क्या थी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का? बहुभाषी शिक्षा हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। जितने भी थीम होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां से प्रश्न आपको स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में कोटेशन में करके 1 2 3 जो कथन होता है उसमें पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा दिवस के रूप में भी हिंदी के मातृभाषा के संदर्भ में चीजें की जाती है। अब हालिया कार्य देखिएगा, बाकी चीजें तो हम लोग पढ़ेंगे, इसके पक्ष विपक्ष और भी चीजों पर हम लोग बात चर्चा करेंगे, पर अभी हम लोग स्टेटिक्स बातें ही कर रहे हैं। फिर देखिए 2-3 दिन में या कभी ऐसा न्यूज आता है हिंदी भाषा, तो इसके हिंदी भाषा जो विवाद है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नहीं आज करते तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जो आप लोग अंत तक देखते नहीं है। केंद्र सरकार ने हाल ही में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के कुछ पाठ्यक्रमों को अनुवाद करने के लिए एनसीईआरटी और आईआईटी मद्रास एनसीईआरटी में कर दिया, यहाँ पर एनसीईआरटी नहीं है, एआईसीटीई और आईआईटी मद्रास। तो एसीआईटी क्या है क्वेश्चन में आप लोग सर्च कीजिए गूगल पर और कमेंट सेक्शन में डालिएगा। सहयोग से लिया गया इस प्लेटफॉर्म का युवा आकांक्षी दिमागों या उनके बुद्धिजीवियों का अध्ययन करना और वेब पर सक्रिय शिक्षा। श्याम, ध्यान रखिएगा SWAYAM, श्याम का चर्चा किस संदर्भ में हो? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में, जिसमें तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, मराठी, मलयालम, गुजराती जैसे 8 क्षेत्रीय भाषाओं का अनुवाद करना सराहनीय कदम रहा है। तो श्याम में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के तहत किन भाषाओं का अनुवाद किया गया है? तो ध्यान रखिए 8 क्षेत्रीय भाषाओं का, किनका किनका? हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, मराठी, मलयालम, गुजराती। तो प्रश्न यहाँ से आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट है तकनीकी नेतृत्व आधारित पहल किया गया है सरकारों के द्वारा, जिसमें उच्च शिक्षा के लोकतांत्रिकरण के लिए काम करेगी। इसी समय जो NEP है, नेशनल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है के अनुरूप 11 देशी भाषाओं जैसे हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बंगाली, असमिया, पंजाबी, उड़िया में बीटेक कार्यक्रमों का अनुमति देने के लिए जो
NI जो CTE है, निर्णय ऐतिहासिक कदम है जो छात्रों के अवसर को विस्तृत श्रृंखला के दरवाजे खोल देंगे। तो ध्यान रखिएगा, यह इसके संदर्भ में हालिया जो गतिविधि अपनाई गई है सरकार के द्वारा, जो मातृभाषा के कहीं न कहीं बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया गया है, तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। इसके स्टैटिक्स पार्ट जो थे हिंदी भाषा का सभी को कवर कर लिया गया है। अब इसमें विवाद केवल रह जाता है। ध्यान रखिए, उत्तर बनाम दक्षिण का विवाद क्या है, भाषा का दक्षिण विवाद क्या है, उस पर हम लोग को चर्चा करना है। तो ये टॉपिक जो हिंदी से संबंधित होगा वो समाप्त हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट कभी वीडियो में इसे कवर करेंगे। वो बहुत लंबा विवाद है, क्योंकि उसमें मैं सभी स्टेटों का चर्चा करना हो, राय जाननी होगी, प्लस केंद्र की क्या योजना है, राज्यों की क्या योजना है, इससे संबंधित पक्ष क्या दोनों के हैं, विपक्ष दोनों के क्या है, तो उस पर हम लोग चर्चा करना होगा। तो लंबा वीडियो ये 40 से 45 मिनट का वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना, हमें समय की भी बाध्यता को ध्यान अब रखना है। तो नेक्स्ट का भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, प्रस्तावित डिजिटल विश्वविद्यालय भारत ही भी नहीं दुनिया पर नजर रखी। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसी के तहत आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल विश्वविद्यालय की कल्पना की गई थी ना। तो यह जुलाई 2023 तक इसकी प्रारंभ होने की संभावना व्यक्त की गई है, जिसमें उस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहल की जा रही है। ध्यान रखिएगा, आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, डिजिटल विश्वविद्यालय किसके लिए है? तो उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए है, तो हायर एजुकेशन के लिए है। तो इसके लिए देखिए, विश्वविद्यालय डिजिटल माध्यम से शिक्षा देने की पहल भारत में संपर्क साध रहा है बहुत से देश, जिसमें अफ्रीकी देश बहुत महत्वपूर्ण रूप से भाग ले रहे हैं, क्योंकि अफ्रीका में जानते ही आप लोग शिक्षा का स्तर किस रूप से। तो भारत सरकार से इस प्रकार की जो गतिविधि की जा रही है, नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा, उसका लाभ लेने के लिए अफ्रीकी देश इससे अपना साझा करने की बात की गई अपने नॉलेज को। तो इसी में केंद्रीय IIT जो मद्रास है, मद्रास का नाम याद रखिएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय, इंदिरा जो गांधी मुक्त विश्वविद्यालय है, इग्नू जिसे बोलते हैं हम लोग फुल फॉर्म। तो आपको क्वेश्चन में बताना है कि इग्नू की स्थापना कब की गई थी, यह किस क्षेत्र में कार्य करता है, और इसकी वर्तमान कार्यशैली क्या क्या है, इसके प्रमुख कौन कौन है, ये सब आप लोग को कमेंट सेक्शन में बता देना है, क्योंकि ये सब गूगल सर्च भी कर सकते हैं, आप लोग एक डाटा भी संग्रह कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है उसका एक बुक में, एक कॉपी में लिस्ट बना के आप लोग पर डे के हिसाब से कवर करते चलेंगे। लास्ट में आपके पास ह्यूज रिसोर्स होगा, PT के रूप में, मेंस के रूप में भी, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया है, मॉरिशस, तंजानिया, घाना, जिम्बाब्वे, मालवी और लाओस द्वारा डिजिटल विश्वविद्यालय और डिजिटल शिक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बातचीत भी भारत सरकार से कर रहा है, शिक्षा मंत्रालय के साथ कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा। तो आप बताइए, मॉरिशस के वर्तमान में जो प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख, वो कौन है? क्योंकि यह बहुत बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है, भारतीय के संदर्भ में जोड़ा जाता है मॉरिशस को। विदेश में दूसरा भारत अगर कहीं बोला जाता है तो वो मॉरिशस को ही बोला जाता है, विदेश में दूसरा भारत, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति बहुत जुड़ी हुई है। तो यह आपको इसके प्रमुख का नाम बताना, इसकी राजधानी कहाँ है, और इसका लोकेशन आप लोग को बता देना मॉरिशस का, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। बात करने से पहले आप लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग, उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। बहुत सी चीज़ें वहाँ शेयर किया जाता है, जो बहुत सा पिक्चर आप लोगों को शेयर किया गया, मातृभाषा के संदर्भ में डाटा शेयर किया गया होगा, तो आप लोग उसे देखिए, वो टेलीग्राम पर ही अवेलेबल होगा, तो ज्वाइन कीजिएगा। लिंक सभी के दिए रहते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पर जाकर UPI इस टाइप कीजिएगा, हमें पाइएगा वहाँ। ऐसे ही यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का आंसर दीजिए, सुझाव भी दे सकते हैं। साथ ही साथ ऐप को जरूर डाउनलोड करना है, ऐप डाउनलोड कीजिएगा, बहुत सी चीज़ें वहाँ पर स्वतः आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर किया जा रहा है, और भी सुधार की संभावनाएं हैं, तो धीरे धीरे हम लोग सुधार कर रहे हैं। देखिए, आप जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट वाले जो लोग होंगे, उन लोगों के लिए, जैसे असम PCS में है या त्रिपुरा PCS के लोग होंगे जो कहीं ना कहीं तैयारी करते थे, हिंदी में डाटा आप लोग को दे दिया गया, रेल संपर्क, हवाई संपर्क। या UPSC के जो स्टूडेंट होंगे तो आपसे स्पेशल एक क्वेश्चन पूछा जाता है पूर्वोत्तर से संबंधित जो विकास कार्यक्रम हो उसके लिए, तो आप उसके संदर्भ में इन चीज़ों का डाटा को संग्रह कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि काम देगा ये डाटा। कैसे? 2014 के संदर्भ में डाटा को कवर करना है। 10% बजट, जो बजट था पूर्वोत्तर क्षेत्र में खर्च करने के लिए मंत्रालयों को किया गया अनिवार्य,
बजटीय क्षेत्र में 10% करना ही करना है। तो ये सब डाटा आप लोग को काम देगा। लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक केंद्र सरकार के पूर्वोत्तर को अभी तक विकास परियोजना पिछले 5 वर्ष में दिया जा चुका है। तो ये सब डाटा आप लोग को काम करना है, यूज होगा आने वाले समय में। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखकर काम करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए विकलिस बानो जो केस था, वो विवाद था, उसमें जो रिहाई की गई थी 11 दोषियों को, तो विकलिस बानो पुनः पहुंची है सुप्रीम कोर्ट। इनका हक भी है, इनको अगर लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इस पर पुनः याचिका दायर करेंगे। तो दो चीजें याद रखिएगा, आप लोग बताइएगा। मैं आज नहीं चर्चा करूंगा इस पर क्या किस आर्टिकल के तहत ये पूर्ण विचार दे सकती है, इनके पास कौन कौन से विकल्प अभी मौजूद है पूर्ण विचार पहुंचने। आर्टिकल 32 के तहत जा रहे हैं या 226 के तहत जाएंगे या समान प्रक्रिया के तहत जाएंगे, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इस पर मैं विस्तृत चर्चा पहले कर चुका हूं, इस पर स्पेशल वीडियो बना हुआ है, आप लोग इसे प्ले लिस्ट में सर्च कर सकती है या विकलिस बानो युक्ति आयुष लिखिएगा, आ जाएगा आपके मोबाइल पर, तो उससे सर्च कर लीजिए। ये मामला क्या था पहले आप लोग जान रहे, मैंने उस दिन भी चर्चा किया था। हाल ही में आपको गुजरात दंगों में पीड़ित जो विकलिस बानो थी, उनके दोषी जो थे उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। उनका क्या था, 11 जो दोषियों की रिहाई की चुनौती दी गई है, सजा पाए 11 दोषियों को जो हाल ही में रिहाई किया गया गुजरात सरकार के द्वारा। तो इसमें 13 आदेश चुनौती दी गई, 13 मई के जो आदेश दिए उसको चुनौती देती है और जुलाई जो 1992 में रिहाई की नीति के मुताबिक विचार करने का आदेश देता है, जो गुजरात सरकार की जो रिहाई नीति है उसके संदर्भ में। तो बातें वही हैं। अब क्या इस पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट लगा, हम लोग उसका वेट करेंगे। हालांकि उससे पहले हम लोग सभी पर चर्चा कर चुके हैं। सामूहिक दुष्कर्म के क्या आयाम थे, किस रूप से नीति अपनाई, जो कोर्ट था हमारा जस्टिस सिस्टम था वो किस रूप से नीति अपनाता है और कैसे रिहाई किन किन अपेक्ष में व्यक्ति के समक्ष कौन कौन सी रिहाई के टूल्स है उसका उपयोग कर सकता है, वो सभी पर मैं विकलिस बानो केस पर एक स्पेशल वीडियो के संदर्भ में चर्चा कर चुका हूं, तो आप उसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए G20 सम्मेलन भारत आज औपचारिक अध्यक्षता संभाल लेगा आज। तो इसके संदर्भ में देखिए कुछ डाटा है आप लोग को याद करना, ये लगातार G20 के संदर्भ में डाटा दिया जाता है, ये लगातार आप लोग को याद रखना। यहाँ से प्रश्न पीटी में पूछा जाएगा, जिसमें वैश्विक जीडीपी का 85%, विश्व के कारोबार का 75% और जनसंख्या का 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व G20 देश लेता है। तो आप लोग G20 देश का नाम आप लोग क्वेश्चन में भेजिएगा, क्योंकि यूपीएससी ने इसी नाम के सीरीज से प्रश्न पूछा जा चुका है, यूपीएससी ने पूछा है, तो स्टेट पीसीएस में लगातार पूछा जा सकता है सीरीज बना के। तो आप लोग नाम बताइएगा और सबसे नवीनतम देश कौन है G20 देश का सदस्य के रूप में, यह भी आप लोग को बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इस G20 सम्मेलन की अध्यक्षता में क्या करेगा, 55 स्थानों पर 32 विभिन्न सेक्टरों पर लगभग 200 बैठकों का आयोजित किया जाएगा, लगातार भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो इसी के संदर्भ में और किया भी जा रहा है, ध्यान रखिएगा। इसमें पहली जो बैठक होगी दिसंबर के पहले हफ्ते में उदयपुर में होगा। तो ध्यान रखिए G20 के अध्यक्षता मिलने के बाद पहली बैठक जो होगी उदयपुर में होगी। अब यहीं पर आपको एक चीज याद रखना है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है, तो मैंने क्वेश्चन पूछा ऐसे ही नहीं पूछा हूँ, जैसे ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम यहाँ आता है आपके लिए प्रश्न एक बन जाता है। तो ये सब जो है क्वेश्चन आप लोग को दिमाग में रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। तो क्वेश्चन में आप लोग भेजिएगा वर्ल्ड जो हेरिटेज साइट है, साइटों की संख्या कितनी है, महत्वपूर्ण साइटों के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका उत्तर दे सकते हैं और लगातार उत्तर आप लोग दीजिए, आपका बेहतर होगा। इन स्मारकों में संरक्षित जो 100 स्मारकों के रोशन किया जाएगा। तो 100 स्मारक में देखिए कौन कौन शामिल है, दिल्ली का हुमायूं मकबरा है, पुराना किला है, गुजरात का मोढेरा जो सूर्य मंदिर, वहां पर मोढेरा सूर्य मंदिर वहां पे प्रकाशन किया जाए, उड़ीसा का सूर्य मंदिर याद रखिएगा, बिहार का शेरशाह का मकबरा, राजगीर और नालंदा का विश्वविद्यालय खंडर, प्राचीन संरचनाओं के अन्य स्मारक जो शामिल है। तो जिस जिस स्टेट के लोग हैं आप लोग अपने स्टेट का लोकेशन याद रखिए कहाँ पर इसके उत्सव मनाया जा रहे हैं, यहाँ तो प्रश्न यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है। इसी प्रकार सभी चीजों को याद रखना है, ठीक ना। मध्य प्रदेश को याद रखना, सांची बौद्ध स्तूप में ग्वालियर का किला भी जगमगाएगा इस अवसर पर। तो ये सब चीजें पीटी फैक्ट के रूप में आपको कवर हो सकता है।
देखिए, मैं कुछ दिन पहले आप लोगों को एक भारत में मंदी क्यों नहीं आती है, उतना असर नहीं होता जितना यूरोप जैसे देशों में असर पड़ता है, भारत में नहीं होता। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आप लोगों को याद होगा, जहाँ तक रिकॉल हो रहा होगा, तो मैंने सांस्कृतिक विरासत के बारे में चर्चा किया था, पर्व और त्योहार की चर्चा किया था ना, याद होगा आप लोग को कि भारत पर्व त्योहारों का देश है। इसलिए जब भी विश्व में मंदी आएगा ना, तो भारत जो असर विश्व में दिखेगा उतना भारत पर असर नहीं दिखेगा। हाँ दिखेगा, पर इसकी मात्रा कम होगी। मैं ये बात बोला था ना, देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उन बातों को स्पष्ट किया गया है। जो थ्योरी है वो गलत नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं आपको आज न कल मिल जाएगा। तो उस दिन मैं जो बात बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि सर है ना, ऐसे ही कुछ चीज़ों को पुट कर देते या हवा में बात कर दिए होंगे। कोई भी पूजा स्थलों या पर्व त्योहार से देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ आप देखिए, प्रधानमंत्री, अब इनकी बातों को आप गलत नहीं ना मानिएगा। आप देखिए यहाँ पर इनके द्वारा क्या बोला गया है। देखिए, भारत में पर्व उत्सव के मनाने का इतिहास रहा है, जो मैं आपको उस दिन बात बोल रहा था। इसके जरिए न सिर्फ सांस्कृतिक विरासत होती है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बहुत ताकत मिलती है। तो जब स्थानीय अर्थव्यवस्था को ताकत मिलता है, तो देश की अर्थव्यवस्थाओं को ताकत मिलेगा ना, समग्र रूप से अगर जोड़ा जाए। तो उसके बाद क्या होगा, जो मंदी का असर है वो कहीं ना कहीं उस अनुपात में नहीं होता है जो यूरोप में आपको या तो अन्य देशों में देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर मनी का सर्कुलेशन भारत में पर्व त्योहारों में लगातार बना रहता है। हाथ में हो, व्यक्ति में मनी का सर्कुलेशन बड़ा, संसाधनों का बना, कंपनी में मनी का सर्कुलेशन रहे या बैंकों में, यह लगातार है ना, जहाँ मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा लगातार, अर्थव्यवस्था में मनी का प्रचलन लगातार बना रहे, तो वहां पर मंदी का प्रभाव न वनस्पत अन्य देशों के विपरीत रहता है। तो आप यहाँ देखते हैं, एक पर्व त्योहार समाप्त नहीं होता हमारे धर्मों में, पंथों में, तो दूसरा त्योहार स्टार्ट हो जाता है। तो यह क्या होता है, उसमें लोग अपना खरीदारी करते हैं। देखिए, मैंने आंकड़ा भी शादी के संदर्भ में दिया। अभी शादी का दौर चल रहा है इंडिया में। इंडिया में लगभग कितने शादियां होंगी, आप लोग को आंकड़ा उस दिन बताया था, याद होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आंकड़ा आपको दिया गया था सरकारी एजेंसियों के द्वारा और समूह जो संगठन उनके द्वारा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो उससे कितने रेवेन्यू जनरेट होंगे, उससे कितने संसाधन, अर्थात उससे जो संबद्ध क्षेत्र है विकसित रहे, लगता है उसमें सर्कुलेशन होगा मनी का। तो सर्कुलेशन होगा तो लोगों के हाथों में पैसा होगा, तो मंदी कहाँ से आएगी। तो देखिए, मात्रा कम हो सकता है, पर वो मंदी का जो दौर है विश्व में, वो ऐसा स्थिति भारत में कभी नहीं आएगा। तो जो लोग भी बोलते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं कि भारत मंदी के दौर से गुजर रहा है, ठीक ना, तो आपको बेवकूफ बना रहे। मंदी के दौर से गुजरने, मंदी के जो दौर है उसमें मात्रात्मक दौर से गुजर रहा है, अर्थात मात्रा कम रहेगा, पर वहां पर मंदी के जो असर है वो इस रूप से नहीं दिखेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। और जो चीजें बताई जाती है कहीं ना कहीं पढ़ी हुई रहती, चीजों को समझी जाती है। अब समन्वय 2022 याद रखिएगा, पीटी फैक्ट के रूप में आसियान देशों के दैवीय आपदाओं, अर्थात जो आपदाएं आते हैं उसके संदर्भ में समन्वय 2022 का आयोजन किया गया है आसियान देशों के द्वारा। इससे संदर्भित बातें की जाएगी। इसमें भारत भी गया है, तो दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन। तो इसमें देखिए, कुछ नहीं, आपदा से संबंधित भूकंप, जो सुनामी आता है लगातार इन क्षेत्रों में, तो उनके द्वारा आपदा प्रबंधन की बात की जा रही है, उसमें समन्वय की बात की जा रही है। तो इसके संदर्भ में चीजें आपको याद रखना है। आपदा समन्वय 2022 जो आगरा एयरफोर्स स्टेशन में बुधवार को समाप्त हो गया। और ये आपको क्या है, इससे संदर्भित जो लोग चर्चा में आए थे, कौन कौन आए थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, ब्रुनई, कंबोडिया के प्रतिनिधि मौजूद थे। तो कौन कौन देश के प्रतिनिधि मौजूद थे, रक्षा मंत्रालय ने लखनऊ में यह आयोजन करवाया था। तो आपको पूछ सकता है पीटी फैक्ट के रूप में, समन्वय 2022 कहाँ किया गया, लखनऊ में किया गया, एयरफोर्स में समापन किया गया। इसमें कौन कौन देश शामिल थे, आपको प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे, नेक्स्ट है देखिए आर्टिकल में चर्चा। ये आर्टिकल आज आप लोग पढ़िएगा, इसमें केवल यह चीजें बताई गई कि भारत G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, उसकी उपयोगिता क्यों है और क्यों यह जरूरी है कि हम संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करें। जो हमारे प्रधानमंत्री उनके द्वारा यह लेख लिखा दिया गया है, तो ये सभी व्यक्ति विशेष एस्पायरेंट को पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए, इससे बौद्धिकता में वृद्धि होगी, सरकारी समझ विकसित होगी
और इसमें जो बातें की गई हैं बहुत सरल शब्दों में की गई है, ध्यान रखिएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, आप लोग इसे समझिए। आपके बौद्धिक विकास के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी मानसिकता, परिस्थितियां हमारी मानसिकता को आकार देती है। अतीत से ही हम मानवता जो स्वयं स्वरूप जो होना चाहिए उसमें कुछ कमी दिखी है। हम सीमित संसाधनों के लिए लड़े हैं क्योंकि हमारा अस्तित्व दूसरों को उन संसाधनों से वंचित करने पर निर्भर था। जो ब्रिटिश काल में जो जो घटनाएं घटी उसकी चर्चा की जा रही है कि हम अपने ही संसाधनों के लिए दूसरों पर निर्भर थे, हमें अपने संसाधनों से वंचित किया गया। आज हम भी शून्य योग मानसिकता के अटके हुए हैं। क्या अटके हुए कि कैसे हम आपस में लड़ते इलाकों, संसाधनों को लेकर, देखते अनावश्यक वस्तु की आपूर्ति के लिए। और उसी में देखिए कुछ लालची लोगों का भी बात इन्होंने की, जैसे कोविड के दौरान जमाखोरी की स्थिति उत्पन्न हुई थी, भले ही अरबों लोग बीमार से असुरक्षित नहीं हो जाए, ऐसे टीकों की जमाखोरी की जा रही थी। तो यह सब चीजें स्पष्ट की गई इनके द्वारा। टकराव और लालच मानवीय स्वभाव है, यह लोग कुछ लोग कहेंगे, इनके द्वारा कहता है, तो इनसे प्रधानमंत्री सहमत नहीं, और मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि टकराव और लालच मानवीय स्वभाव है। अगर इससे हम बेहतर निकल सके, बेहतर काम करें, न कहीं टकराव और लालच का मानवीय स्वरूप कम हो जाता। अगर मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थी है तो हम सभी में मूलभूत एकात्मकता और हिमायत करने वाली तमाम आध्यात्मिक परंपराओं का स्थानीय आकर्षण कैसे समझा जाएगा, इसकी बात इनके द्वारा की गई है। तो देखिए यहाँ बात यहाँ पर है विशाल वर्चुअल दुनिया के संदर्भ में बातें, इनके डिजिटल प्रौद्योगिकी के बारे में बात की गई है। हमारा थीम जो है उसके संदर्भ में बातें की गई, क्यों थीम यह रखा गया है, तो सभी पर आप लोग को चर्चाओं, इस लेख को केवल अंडरलाइन जो किया उसे आप लोग को पढ़ लेना है और समझ लेना है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। और पुरानी पेंशन नीति बढ़ती आर्थिक विषमताओं के संदर्भ में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ आर्टिकल में, और विस्तृत चर्चा किया, उसके एस्पेक्ट को मैं समझाया हूँ उसमें। फिर साथ ही साथ आप लोग को फ्री जो कॉन्सेप्ट है राजनीति में, उसके साथ जोड़कर भी मैं बताया हूँ कि पुरानी पेंशन नीति को अगर लागू किया जाता है तो राज्य पर कितनी बोझ पड़ेगा, साथ ही साथ देश पर कितना बोझ पड़ेगा। ये 30 लाख करोड़ से भी अधिक का राशि चला जाता है, तो आंकड़ों को आपको मिलान कर लेना, और वही सेम टू सेम बातें यहाँ की गई है, बस भाषा चेंज है। तो उस अगर उसका की नोट्स आप लोग बनाए होंगे तो उसी की नोट्स को ऐड कर लेना, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। अगर इस एक ही टॉपिक पर बार बार न्यूज आता है तो उस पर तवज्जो नहीं देना, उसके बस पॉइंट को कवर करते चलना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट बात ये करना है, देखिए यहाँ डाटा आया है, इस डाटा को धीमी होने के बावजूद भी 6.3% रही है विकास दर। मैं आपको क्या बोला कि मंदी, विश्व में मंदी का दौर चल रहा है, भारत धीमी होने के बावजूद भी कितना दर प्राप्त किए हुए, 3.6% का विकास दर प्राप्त किए हुए। यहाँ पर मंदी जो 2.1 का इस प्रकार का जो विश्व में मंदी है, उस प्रकार का मंदी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, धीमी जरूर रहेगा। तो उसमें कुछ महज कुछ बातें की गई है, उस आंकड़ों को आपको कवर करना। जैसे चालू वित्त वर्ष में 22-23 के लिए दूसरी तिमाही में जुलाई से सितंबर के दौरान देश का आर्थिक विकास 3.6% रहा है, जबकि पहली तिमाही में 13.5% दर्ज किया गया था, और दूसरी तिमाही अर्थात जुलाई सितंबर में यह 8.4% के मुकाबले कम है। अर्थात जो आंकड़ा है आप लोग को याद रखना है 13.5, 8.4 और 6.3%। याद रखना है जो 13 था पहली तिमाही का था, या दूसरी तिमाही का, तीसरी तिमाही का। तो आप लोग को ये डाटा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, इसी में सितंबर 2022 में तिमाही में जो 38.17 लाख करोड़ रुपए का रहा, जो जुलाई 2021 की तुलना में लगभग 35.80 के करोड़ के रुपया था। इस तरह जीडीपी ग्रोथ में 6.3% कमी आई है, प्रतिशत पर रही। तो ये आंकड़ा दिया गया है। हालांकि यह संतोषजनक है क्योंकि विश्व में इसकी स्थितियां विपरीत है। कृषि क्षेत्र और सहायक क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, क्योंकि कृषि क्षेत्र और जो इसके सहायक क्षेत्र है तो 4.6% है। तो आप लोग क्वेश्चन में बताइएगा कि कृषि संबद्ध क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसके नाम कौन, जैसे प्राथमिक क्षेत्र जिसे बोला जाता है ना, जो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता, तो उससे संबद्ध क्षेत्र कौन कौन से, उसका कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोशिश कीजिएगा तो अर्थव्यवस्था का जो 3 रूप है, प्राथमिक है, द्वितीयक और तृतीयक रूप है, उसका नाम भी आप लोग बताइएगा। उसका योगदान जीडीपी में कितना है यह भी अगर बता देते तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो चीजें आप लोग कवर करते चलिएगा।
सर्विस सेक्टर की विकास धीमी रही है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग की भी बात की गई है और लगातार मैन्युफैक्चरिंग में कार्य करने के लिए सरकार काम कर रही है, पर मैन्युफैक्चरिंग में 4.3% का गिरावट आया है। स्थिति क्या होगा, रोजगार खोजने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्ट या रोजगार प्राप्त देता है मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके संदर्भ में बातें की गई है, तो आप लोग को डाटा याद करना है। चलिए, खनन क्षेत्र में 2.8 का गिरावट आया है, तो ये सब डाटा आपको कवर करना है। और सर्विस सेक्टर में 14.5% विकास दर को हासिल की, और ट्रेड जो सर्विस सेक्टर है जैसे होटल, ट्रांसपोर्ट, संचार जैसे सर्विस सेक्टर जो है 14.7% विकास दर प्राप्त किया है। तो ये सब आंकड़ा है। रियल एस्टेट सेक्टर वाले सर्विस सेक्टर में 7.2% के, जबकि लोक प्रशासन में आपको 6.5% का विकास दर रहा है। तो ये सब प्रश्न आपको कवर कर लेना है। डाटा ये सब जानते हैं, डाटा आप कहाँ डायरेक्ट नहीं यूज कर पाएंगे, इनडायरेक्ट यूज कीजिएगा। जब भी आपको प्रश्न मैन्युफैक्चरिंग से संदर्भ पूछेगा, कृषि विकास से संदर्भ पूछेगा, या सर्विस सेक्टर का क्या योगदान है, या इससे संबंधित डाटा कहीं आएगा, तो इसे यूज कर सकते हैं टॉपिक में। तो इसे आप लोग को उस संदर्भ में देखना है। तो मुझे उम्मीद लगता है सारा न्यूज एनालिसिस हो चुका है। बाकी चीजें आपको, हाँ एक देखिए, रेमेस जो रेंसमवेयर जो चुनौतियां हैं, जो साइबर टेक किया जाता है, उसके संदर्भ में डाटा में आपको हाल ही में एम्स में संबंधित कुछ चीजें देखने को मिली थी, उसी के संदर्भ में बातें की गई है। साइबर सुरक्षा जो आप बक्स आता है, उसके संदर्भ में पुख्ता कानून बनाने की बात की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो 2013 को लागू नहीं किया जा सका, उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के लिए काम करने की बात की जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो है, उस पर परिभाषित करने की जरूरत है। तो इस पर आपको आने वाले दिनों में है ना, एक न्यूज मिलने वाला है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, आएगा इस पर। जो भी साइबर अटैक होता है, बग्स होता है, हाल ही में आप लोग इजारियन इजारियन रैनसमवेयर का चर्चा किए, मिला होगा, वायरस जो आया था, जो विश्व में बहुत हल्का मचाया भी था, डाटा बहुत लीक किया था। इसी के तरह आप लोग को एक नई नीति आपको अगले 1 से 1 साल के अंदर देखने को मिल जाए, क्योंकि लगातार हमले हुए हैं। तो भारत सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, और इस पर काम भी हो रही है। तो हम लोग जब आएगा ना, इस पर संबंधित कोई भी न्यूज़ अपडेट होगा, तो इसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। और डिजिटल स्पेस में सुरक्षा के उपाय कैसे हैं, तो इसके लिए आप उपाय की चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ये चीज़ को आपको नोट डाउन कर लेना अपने की नोट्स में। इससे क्या होगा कि आपको कभी प्रश्न पूछेगा डिजिटल स्पेस में सुरक्षा कैसे करना है, या इंटरव्यू में कहीं पूछेगा, तो इसके पॉइंट्स को कवर कर सकेगा। चलिए, इतना ही। नेक्स्ट हम लोग कल फिर मिलते हैं एक न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और आप लोग को ऐप जो डाउनलोड करने के लिए बोला जा रहा है, वो ऐप डाउनलोड कीजिए, लाभ लीजिए उसका, ताकि आप लोग इम्प्रूव हो सके। यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को शेयर भी कीजिए। कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। साथ ही साथ जो प्रश्न पूछे जाते हैं, लगातार देखिए आपको कितने प्रश्न, लगभग 10 से 12 प्रश्न आज पूछ दिए गए होंगे पीटी में, पीटी के क्वेश्चन। मेंस के क्वेश्चन हालांकि आज नहीं पूछे गए। जब मौका मिलता है, कभी प्रश्न ऐसा आता है, टॉपिक ऐसा आता है जिससे प्रश्न बनता है, तो हम लोग उसमें पूछते भी हैं। तो चलिए, मिलते हैं फिर कल नए न्यूज एनालिसिस के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।